तो आधुनिक भारत में इसके बाद अगर हम बात करें तो एक तो कांग्रेस थी जिसकी हमने कल बात की थी, और आज भी हम थोड़ा कांग्रेस पे बात करना प्रेफर करेंगे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको मैंने कल बताया था 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885। और कब? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? ऑडियो बंद कर लीजिए, किसका ऑन है ये? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो एओ ह्यूम जो थे ब्रिटिश सेना के जो अधिकारी थे, ठीक है, सेना के थे क्या? ठीक है, ये आईसीएस ऑफिसर थे, ध्यान रखिएगा। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा, ये कभी भी बेटा कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं उनमें से किसी भी सेशन के चेयरमैन ये नहीं बने हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। क्या थे ये? ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि पक्षी विज्ञानी। ये बहुत सारे लोग इसे नहीं पता होता है तो गलत कर देते हैं। तो ये ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, पक्षी विज्ञानी भी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन नहीं बने थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल होंगे भारत के, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन होंगे बताइए? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? टेन्योर मैं बता देता हूँ। उनका टेन्योर 1884 से लेके 1888 तक था। कोई बताना चाहेगा? ठीक है, तो ये थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो ये समझ लो कि डफर के समय कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो ये जो लॉर्ड डफरिन थे, इनके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इनकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक शब्द प्रयोग किया है कि ये कांग्रेस जो है वो सेफ्टी बॉल्ब या सुरक्षा बॉल्ब के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को भी ऐसा लगता था कि इस तरीके की अगर कोई रिवॉल्ट हो जाए, कोई क्रांति हो जाए, तो उन स्थितियों में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए या हमारे और जो भी क्रांतिकारी हैं या जो भी लोग विद्रोह कर रहे हैं उनके बीच में कोई एक संस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि ये सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब ये कहा जाता है कि डफरिन के दिमाग की उपज थी ये। ठीक है, क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो किसके दिमाग की उपज मानी जाती है? डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है। और एक मैंने स्टेटमेंट बताया था कल आपको कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। तो कर्जन ने ये कहा था कि मेरी भारत में रहते हुए इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखूं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसका था? तो गवर्नर जनरल जो कर्जन थे उनका ये स्टेटमेंट था। इसके अलावा सेफ्टी बल्ब सिद्धांत, तो सेफ्टी बल्ब थ्योरी जो है वो किसने दी है? ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो थे इन्होंने सेफ्टी बल्ब थ्योरी दी थी। अलग अलग लोगों ने इस पे अलग अलग व्यू भी दिए हैं। किसी ने कहा ये 3 दिन के तमाशे थे। क्या थे? 3 दिन के तमाशे भी कहा गया है। कुछ ने कहा कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। ठीक, तो सेफ्टी बल्ब आपसे पूछी गई है, आपको ध्यान रखना है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसका ये नाम नहीं था पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है,
या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका पहले ये नाम नहीं था। तो जब 1885 में ये एस्टेब्लिश हुई थी तो इसका नाम क्या था? कोई भी बताएगा? कोई लाइव में? इसका नाम इंडियन नेशनल, ठीक है, और यूनियन। तो ये क्या था इसका नाम? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में ये एस्टेब्लिश हुई थी और इसी का नाम जाके आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया था। तो फिर प्रश्न उठता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका नाम किसने दिया? ठीक, तो इसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार थे वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बेटा पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम दिया गया है वो किसने सुझाया? तो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें हम कहते हैं भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति। क्या नाम है इनका? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं बेटा, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति, ये दादा भाई नेहरूजी हैं। इन्हीं के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया था, जबकि पहले इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है इसको नाम दिया गया था। ठीक, ये जो दादा भाई नेहरूजी हैं इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले नेशनल इनकम, कौन सी इनकम बेटा? नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय को बताने वाले यही थे। और इन्होंने उस समय जो आय बताई थी, प्रति व्यक्ति आय, तो ये कितनी बताई थी इन्होंने? पर कैपिटा इनकम इन्होंने सिर्फ 20 रुपये बताई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसने बताई थी? तो दादा भाई नेहरूजी जो थे, इन्होंने प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये बताई थी। और यही दादा भाई नेहरूजी हैं जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या नाम है इसका बेटा? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो दादा भाई दादा ड्रेन, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का मतलब था ये धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब ये था कि जो भारत का पैसा है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, संपत्ति है, सोना है, ये क्या हो रहा है? तो भारत से ये ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो बताई थी। और ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, इनकी बुक थी पॉवर्टी, ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस बुक में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरूजी की बुक है। इस किताब में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को बताया था। ठीक है, इन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। क्या आर्टिकल था दादा भाई नेहरूजी का? इंग्लैंड डेब्ट, ठीक है, टू इंडिया। ये ध्यान रखिएगा। तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, बेसिकली डेब्ट सही शब्द नहीं है अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, डेट भी साइलेंट होता है। तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया हिंदी में, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया जो आर्टिकल था, इसमें भी इन्होंने बताया है धन के बहिर्गमन को। बुक जो थी, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया
किसका आर्टिकल था? दादा भाई नेहरूजी का। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नेहरूजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को दादा भाई नेहरूजी ने सबसे पहले किस में दिया? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति। ये सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नेहरूजी थे। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रहनुमाई माजदायान सभा, बोलिए, रहनुमाई माजदायान सभा। तो रहनुमाई माजदायान सभा जो है इन्हीं की थी। और कल मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था 1886 का कौन सा सेशन था? कलकत्ता सेशन। तो इस कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम आया इसी सेशन में इन्होंने सजेस्ट किया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का नाम नहीं था उस समय। इंडियन नेशनल यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक और अधिवेशन हुआ है जिसके अध्यक्ष ये थे, जो इम्पोर्टेंट रहा है, दादा भाई नेहरूजी, 1906। और ये भी कलकत्ता था। और इस कलकत्ता अधिवेशन में क्या? तो स्वराज विधेयक या स्वराज का जो प्रस्ताव था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस में कब किया गया? या स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज विधेयक, स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरूजी जो थे इन्होंने इस स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं दादा भाई नेहरूजी से संबंधित, चूँकि हमें कांग्रेस पढ़नी थी और इनके बिना कांग्रेस संभव नहीं थी। और बोलें तो ये फिन्सबरी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, ब्रिटेन की सांसद भी रह चुके हैं। ये कहाँ से? फिन्सबरी से ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद भी रह चुके हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप चाहें तो नोट कर लीजिए इनको। तो यहाँ तक हमने ये दादा भाई नेहरूजी से संबंधित कुछ बातें थी जो आपको बता दी। जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ। दादा भाई नेहरूजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय बताने वाले ये पहले व्यक्ति थे। 20 रुपये बताई थी इन्होंने। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया आर्टिकल था इनका, जिसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को बताया। इसके अलावा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक थी, जिसमें भी इन्होंने बताया था। इसके अलावा ये कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1886 के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम इन्हीं ने सजेस्ट किया था। और 1906 के कलकत्ता सेशन में पहली बार स्वराज विधेयक या स्वराज जो शब्द है वो कांग्रेस में प्रयोग किया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। और दादा भाई नेहरूजी फिन्सबरी से ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे ये, ठीक। और मैंने आपको बताई एक संस्था रहनुमाई माजदायान सभा, जब हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम बताएंगे कि रहनुमाई माजदायान सभा जो है वो पारसी संस्था है और दादा भाई नेहरूजी की है। क्या? रहनुमाई माजदायान सभा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? वापस आ जाइए फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। तो इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की, जो कि ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसका पहला सेशन आपको मैंने बताया था कि बॉम्बे में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी थे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस पहले सेशन में बेटा यहाँ पर 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। कितने सदस्यों ने? तो 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। किसमें? इस अधिवेशन में, बॉम्बे में। और ये कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल, ठीक है, संस्कृत कॉलेज। अगर कहीं विद्यालय भी लिखा हो तो चलेगा, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क
नहीं पढ़ता है तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो थी, इसमें कांग्रेस की स्थापना की गई थी और उस समय 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब। ठीक है, तो ये तो हुई शुरुआती बात 1886 की, 1886 में हमने आपको बता दिया था कि जो कलकत्ता अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरू जी ने, और कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर किया गया था। इसके बाद 1887 का सेशन आता है और 1887 का सेशन जो है वो मद्रास में होगा, और मद्रास में इसके जो अध्यक्ष होंगे वो पहले मुस्लिम चेयरमैन होंगे बदरुद्दीन तैयब जी, और 1887 के बाद में नेक्स्ट सेशन 1888 में होगा जो कि इलाहाबाद में होगा, और इसके अध्यक्ष जो होंगे वो जॉर्ज यूले रहेंगे। ठीक, तो जॉर्ज यूले जो हैं इसके अध्यक्ष रहेंगे। 1880, ठीक है, तो 85, 86, 87, 88 ये हमने बता दिए। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है सेशन, एक है 1896 का। तो 1896 का जो सेशन था वो था बेटा 1896 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता सेशन, भूल गए आप लोग? तो कलकत्ता अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी। तो ये जो रहमतुल्ला सयानी थे, इसी समय आया था वंदे मातरम। बेटा मीन्स में भी कई बार क्या होता है कि सेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि 1896 कलकत्ता अधिवेशन, चेयरमैन रहमतुल्ला सयानी, और इन्होंने वंदे मातरम गाया था। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि वंदे मातरम को कांग्रेस के अधिवेशन में किसने गाया था? रहमतुल्ला सयानी ने। जबकि इसके राइटर या लेखक कौन थे? तो इसके वासे वंदे और वासे, हाँ, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी जो थे इसके राइटर या लेखक थे। और आपको मैंने बता रखा है कि इस वंदे मातरम को कौन सी बुक में लिखा गया था? आनंद मठ जो बुक थी, तो ये जो बुक थी वो आनंद मठ थी, आनंद मठ में इसको लिखा गया है। और एक और बात याद रखिएगा कि ये आनंद मठ जो बुक है इसमें एक विद्रोह का वर्णन है, वो है सन्यासी विद्रोह। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बुक में सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है? तो आनंद मठ में। इसके अलावा बेटा एक बुक थी कार्ल मार्क्स की, इसकी, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की बुक थी दास कैपिटल। क्या बुक थी? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स आप जानते हैं कि मार्क्सवाद के जनक माने जाते हैं। ये कार्ल मार्क्स की बुक दास कैपिटल में भी सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय की जो बुक थी आनंद मठ, इसमें भी सन्यासी रिवॉल्ट या सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। ठीक, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 1896 कलकत्ता सेशन, रहमतुल्ला सयानी वंदे मातरम इन्होंने गाया था, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे इन्होंने इसको लिखा था। इसके बाद मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ कि 1905 में बनारस सेशन था और इसके जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, हालांकि इससे नॉर्मली कुछ ज़्यादा ऐसा पूछने की संभावना नहीं रही है, लेकिन चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी हैं ये, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस 1905 को आप कनेक्ट करिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से। किससे? ये यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी इसका गठन किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसी को हम बोलते हैं भारत सेवक संघ। देखो, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और हिंदी में एक और नाम क्या है इसका? भारत सेवक संघ, एस के नाम से भी पूछा गया है। तो सर्वेंट यानी सेवक
और इंडिया यानी भारत के, और सोसाइटी यानी कि संघ या समाज। अगर ये ना लिखा हो भारत सेवक समाज तो भी यही है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसकी है ये संस्था? गोपाल कृष्ण गोखले की। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं बेटा जिन्होंने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के लिए कहा था। ठीक है, और कांग्रेस के ये नरम दल या फिर हम क्या बोलेंगे मॉडरेट, ठीक है, वाले व्यक्ति थे। और इन गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे, अच्छा अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो हमने एक दिन आपको एक बढ़िया गुरु शिष्य परंपरा की चीज़ें बताई थी। किसी को भी याद हो तो बताएं। थोड़ा मैं स्विच कर रहा हूँ टॉपिक को, लेकिन याद रखने के लिए ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम आगे इन्हें पढ़ेंगे भी। लेकिन चूँकि गोपाल कृष्ण गोखले अगर इंटरकनेक्ट नहीं हुए तो फिर कंफ्यूज करेंगे। तो एक थे राजा राम मोहन राय, जानते हैं आप इन्हें? राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी गई थी वो अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी, और अकबर सेकंड ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इन्हें ब्रिटेन भेजा था, और वहीं पे ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी। ठीक है, पूछने की तो इच्छा है कि अकबर सेकंड का टेन्योर क्या था? गलत, राजा का टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने, और इनका जो टेन्योर था वो 1806 से 1837 का था। और आपको पता है 1833 में जाके ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी। देखिए जो क्वेश्चन खूब आते हैं, मतलब इतने बार पूछे गए हैं, हम उन्हें 10 बार भी पढ़ लें तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से प्रेरित थे एक व्यक्ति केशव चंद्र सेन। ये जो चार्ट मैं अभी आपको बना रहा हूँ ना बेटा, इससे बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए बहुत शिद्दत के साथ समझते जाइएगा। केशव चंद्र सेन, केसी सेन भी बोलते हैं इन्हें, तो केशव चंद्र सेन, ठीक है। और केशव चंद्र सेन जो थे, जब ये कहाँ गए थे? ये गए थे महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इन्हें मिले थे महादेव गोविंद रानाडे। कौन मिले थे? महादेव गोविंद रानाडे। एमजी रानाडे बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? एमजी रानाडे। तो एमजी रानाडे साहब जो है इनसे प्रेरित थे। किससे? केशव चंद्र सेन से। महादेव गोविंद रानाडे से कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, जी के गोखले, जो कि गांधी जी के क्या हैं? राजनीतिक गुरु हैं। ये इनसे प्रेरित थे। और आप अच्छे से जानते हैं कि इनसे जो प्रेरित थे वो थे महात्मा गांधी जी। और पूछा जाए महात्मा गांधी से कौन प्रेरित है, तो हम सब। ठीक है, ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये जो लोग हैं एक्चुअली महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं की संस्था थी भारत सेवक संघ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया था 1905 में। तो 1905 में एक हमने शुरू में बंगाल विभाजन पढ़ लिया, याद रखिएगा अच्छे से। करजन के समय 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, बंगाल विभाजन हो गया था लागू। एक 1905 में इनकी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है गोपाल कृष्ण गोखले की, और ये बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरुजी थे वो महादेव गोविंद रानाडे थे। और ये जो महादेव गोविंद रानाडे है ना बेटा, इन्हें कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात इन्हें कहा जाता है। तो सुक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र के रूप में
एमजी रानाडे को हम जानते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक बात जो याद रखनी है, इनकी संस्था थी प्रार्थना समाज। कौन सा समाज? तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है, 1867 में। कब की थी? पक्का? किसी को पता है ये? लाइव में? और राजा राम मोहन राय को आप हम सब जानते हैं, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्हीं से प्रेरित होकर केशव चंद्र सेन आए थे। तो इनकी जो संस्था थी भारत का ब्रह्म समाज। तो मैंने आपको बताया है कि देखिए, भारत में पुनर्जागरण के जनक क्या हैं, समझिएगा अच्छे से। भारत में जो पुनर्जागरण है, रेनेशा जो है, फादर ऑफ इंडियन रेनेशा, शब्दों पे ध्यान दीजिए, आज की क्लास छूटेगी तो क्वेश्चन छूटेगा पक्के में। फादर ऑफ इंडियन रेनेशा या भारतीय पुनर्जागरण के जनक जो हैं वो कौन हैं? राजा राम मोहन राय हैं। आधुनिक भारत का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी हम राजा राम मोहन राय को जानते हैं, ठीक है। अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, राजा राम मोहन राय हैं। भले हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में इन्हें दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन सुन लीजिए अच्छे से। तो ये जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आगे चल के इस ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद इससे कौन जुड़ते हैं? केशव चंद्र सेन। और फिर आगे चल के केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में विवाद हो जाता है और ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है, ठीक है। फिर इसके साथ में जब ये ब्रह्म समाज में थे केशव चंद्र सेन, तो इन्होंने कहाँ ये गए थे? महाराष्ट्र, केशव चंद्र सेन, और इनसे मिलते हैं महादेव गोविंद रानाडे। तो यहाँ पर महादेव गोविंद रानाडे ने, पूछा जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दो व्यक्ति थे, एक थे आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, और दूसरे थे महादेव गोविंद रानाडे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, तो इंस्पिरेशन ऑफ केशव चंद्र सेन, लेकिन फाउंडर कौन है? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। और इन्हीं महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात, ठीक है। और चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले भी महाराष्ट्र से थे, ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनसे प्रेरित थे महादेव गोविंद रानाडे से, और इन्होंने अपनी कौन सी संस्था बनाई थी? बोलिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक संघ 1905। और गांधी जी को ये भारत लेके आए थे, तो गांधी जी अपने गुरु से क्यों ना प्रेरित हों, तो ये क्या बनाएंगे? अगर ये कहेंगे भारत सेवक संघ, तो ये कहेंगे हरिजन सेवक संघ, ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ, हरिजन पत्रिका, ठीक है, हरिजन नाम ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो हरिजनों की सेवा करने के लिए इन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज बनाया था आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर। केशव चंद्र सेन की संस्था का नाम कोई बता सकता है क्या? लाइव क्लास बोलिए, इनकी संस्था का क्या नाम था महादेव गोविंद रानाडे की? नहीं सॉरी, केशव चंद्र सेन, क्या बोलिए? ठीक है, तो इनकी संस्था थी भारत का ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो था वो केशव चंद्र सेन का था, ठीक है, और राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज था। और बीच में जो देवेंद्रनाथ टैगोर आएंगे,
तो वो क्या बनेगा? आदि ब्रह्म समाज। क्योंकि पहले कौन जुड़े थे राजा राम मोहन राय के बाद इससे? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर पुराने हो गए तो इनका बन गया आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन का बनेगा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, भारत का ब्रह्म समाज। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल क्लियर कट तरीके से ये क्रम आपको याद रखना है, ये क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ थी, ये हमारे थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में पर्सनैलिटीज़ पूछ ली जाती हैं, तो अब आप क्या बता सकते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु या प्रेरणा वाले व्यक्ति कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, कैसे नेता थे ये? गर्म दल या नरम दल? बोलो, गरम? गरम होंगे गांधी जी के होंगे तो, हाँ, तो नरम नरम। ठीक है, तो नरम दल यानी कि कैसे थे ये? मॉडरेट वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के गोपाल कृष्ण गोखले, और कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं ये। और सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी संस्था, तो ये जो है वो कौन सी है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो इनकी संस्था है। क्या हुआ बेटा? कोई बात। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये कई बार पूछ ली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। एमजी रानाडे हो गए हैं, तो एमजी रानाडे को याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हमने आपको बता दी, तो ये अगर बाई चांस आपसे पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से इसमें लिख पाएंगे। ये क्लियर है आपको? महादेव गोविंद रानाडे को थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी बातें हम करेंगे। केशव चंद्र सेन को याद रखिएगा, और केशव चंद्र सेन जो हैं ये भारत के ब्रह्म समाज के जनक हैं। और आपको मैं बताऊं ना, अगर ब्रह्म समाज को पॉपुलैरिटी मिली थी तो वो इन्हीं के कारण मिली थी, केशव चंद्र सेन के कारण। ठीक है, और उसके बाद राजा राम मोहन राय हैं, और राजा राम मोहन राय एक तो देखिए राजा का टाइटल, ब्रह्म समाज की स्थापना, मिरातुल अखबार इन्हीं की है, ईसा के नीति वचन इन्हीं की है। ये एक विद्वान व्यक्ति थे, बहुत सारी भाषाएं, मतलब ऐसा माना जाता है 10 से 12 भाषाएं इन्हें आती थी। और इन्हें क्या बोलते थे? फादर ऑफ, बोलो, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के जनक इन्हें कहा जाता था। फादर ऑफ इंडियन रेनेसा यानी भारतीय पुनर्जागरण के जनक ये कहलाते थे। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, तो ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर ये कहलाते थे। समझ में आ रही है बात? तो ये सब चीज़ें, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्होंने एक कॉलेज भी बनाया था जिसकी ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा कॉलेज इन्होंने बनाया था, किस कॉलेज के संस्थापक थे ये? बोलिए। ठीक है, एक वेदांत कॉलेज था, एक और था, चलो एक और पूछा गया है। वेदांत कॉलेज के अलावा कॉलेज था एक, कॉलेज हिंदू कॉलेज। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज इन्हीं का था। एक और संस्था थी इनकी जो महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए कि राजा आत्मीय सभा, कौन सी सभा? आत्मीय सभा। देखो यहाँ आत्माराम पांडुरंग है, यहाँ इनकी कौन सी सभा है? ये आत्मीय सभा। ठीक है, तो आत्मीय सभा ऑलरेडी आपसे पूछी जा चुकी है, आत्मीय सभा। ठीक है, हिंदू कॉलेज, दो अलग अलग बातें, एक है बेटा सेंट्रल हिंदू कॉलेज और एक है हिंदू कॉलेज, दोनों अलग कहानियां हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो इतनी चीज़ें आपकी आई थिंक क्लियर हो गई होंगी गोपाल कृष्ण गोखले तक की। कोई प्रश्न है किसी के मन में? ये इसलिए अभी बता रहे हैं क्योंकि इन पे खूब प्रश्न आए हैं। आप ऐसे समझिए कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की कोई ना कोई संस्था एग्जाम में हर साल आती है, अल्लाह इसके बिना नॉर्मली पेपर बना नहीं करते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप कनेक्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा बार इन्हें आप पढ़ेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। वापस आ जाए हम कांग्रेस पर। हाँ 1867 ही है, नहीं 1875 में। तो कन्फ्यूजन में पूछ रहा था कि आप लोगों को अगर कुछ पता आए, कुछ लोगों को याद आएगी। ये आर्य समाज है 1875 में। कौन सी है?
आर्य समाज, ठीक है। और आर्य समाज वाले कौन है? दयानंद सरस्वती। मतलब आप क्वेश्चन की लिमिट देखोगे ना तो ये तक पूछा गया है कि कब हुई थी इसकी स्थापना। तो 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई थी बॉम्बे में। कहाँ पे की गई थी? बॉम्बे में। इन्हीं की बुक है दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश। इन पे बहुत सारी बातें हैं। अभी थोड़ा कांग्रेस पे चलें, बता दूं क्या? आती हैं हालांकि एग्जाम में, बोलो तो मैं बोल दूंगा, यही एरो बनाना है मुझे तो, ठीक है। एक इनकी बुक सत्यार्थ प्रकाश है। किसकी बुक है ये? स्वामी दयानंद सरस्वती की। आर्य समाज का दर्पण है ये, आर्य समाज की गीता है ये सत्यार्थ प्रकाश। यही वो व्यक्ति थे, मतलब आपको मैं बोलूँ ना, श्रेष्ठता में ये व्यक्ति बहुत ऊपर लाइज करते हैं। अगर आप इनकी और राजा राम मोहन राय की तुलना करोगे ना तो आज के अगर लोग ढंग से पढ़ेंगे तो इन्हें राजा राम मोहन राय से भी ऊपर रखेंगे लोग। लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ये वो थे जिन्हें स्वराज चाहिए, याद है आपको? ठीक है, तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। मतलब ये तो कहते थे हम भूखे मरे, रूखी सूखी रोटी खाएं, लेकिन स्वराज चाहिए। यही थे जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा? शुद्धि आंदोलन, शुद्धि मूवमेंट, ठीक है, इन्हीं का है। यही है जिन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। तो बैक टू वेदास वाले भी यही हैं दयानंद सरस्वती जी। यही हैं जो क्या बनाएंगे? गौरक्षणी सभा, काउ प्रोटेक्शन, ठीक है, सभा जो है, तो गौरक्षणी सभा इन्हीं की है। शुद्धि आंदोलन इन्हीं का है, ठीक है। वेदों की ओर लौटो इन्हीं का है, बैक टू वेदास इन्हीं के हैं। सत्यार्थ प्रकाश इनकी है। ये जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने वेदों की महत्ता को, किसको? इम्पोर्टेंस ऑफ वेदास को बहुत 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 महत्व दिया है। अब अगर दोनों में आप डिफरेंस देखने की कोशिश करोगे तो ये समझिएगा, ये हमारे प्राचीन भारतीय पद्धति और मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न इंडिया के फादर हैं ना, तो दोनों को प्रमोट करते थे, ये इंडियन एजुकेशन को और, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन को, दोनों को। लेकिन ये किसको देते थे महत्व? इनका सीधा था वेदों की महत्ता, मतलब वेद ही सर्वोच्च ज्ञान है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेदास, मतलब कहा है उन्होंने बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो जो नारा था, शुद्धि आंदोलन था। तो उस समय क्या हो रहा था, अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे किससे? औरंगजेब का शासनकाल, आप समझ रहे हैं 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई है। तो औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा राज्य स्थापित हो रहा था? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे थे, दारुल हर्ब कन्वर्ट इनटू दारुल इस्लाम। तो ये जो दारुल इस्लाम था, यानी कि लोगों का कन्वर्जन बहुत हो रहा था। तो लोगों के कन्वर्जन के कारण जो हिंदू मुस्लिम धर्म में दीक्षित हो गए थे या इन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया था, उन्हें इन्होंने शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत, ध्यान रखना मुस्लिमों को हिंदू नहीं बनाया, गलत नहीं जाना आप, इन्होंने क्या किया था कि जो हिंदू जबरदस्ती से जिनका धर्मांतरण कराया गया था, तो इन्होंने शुद्धि की थी इस आंदोलन को कि आप अपने जिस धर्म में ओरिजिनली हो उस धर्म में आओ। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम से हिंदू में कन्वर्ट किया। क्या किया? जो हिंदू थे इस्लाम स्वीकार कर लिया था या कोई और अन्य धर्म स्वीकार कर लिया था, जैसे अंग्रेजों के प्रभाव में आके क्रिश्चियन भी बहुत बने थे लोग, तो इनको वापस से किस धर्म में दीक्षा देना? हिंदू धर्म में दीक्षित करने के लिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट जो है वो चलाया था। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने गौरक्षणी सभा इन्होंने चलाई थी, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। और इन्होंने एक पाखंड खंडनी पताका, क्या था? पाखंड खंडनी पताका, थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, पाखंड खंडनी पताका। तो ये जो थी, इसमें इन्होंने जो पाखंड हुआ करते थे, जो समाज में बुराइयां थी, इवल्स जो विद्यमान थे,
तो उनको दूर करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। और बड़ी बात, इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि कास्ट सिस्टम को इन्होंने पूरे तरीके से विरोध किया था। अब जैसे दोनों में देखें, चूंकि सब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाले हैं, ये भी हैं, लेकिन यहाँ जब राजा राम मोहन राय करेंगे अपोज द कास्ट सिस्टम इन लिबरल फॉर्म, जाति प्रथा का कैसा विरोध, ठीक है, उदारवादी रूप में, नहीं यार जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, गलत बात है यार, ऐसे मत करो, ये बोलेंगे नहीं जाति प्रथा नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपोज कास्ट सिस्टम इन रिजिड फॉर्म, किसने, दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा का कठोरता से विरोध किया, जबकि ये अपोज द कास्ट सिस्टम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पूछा जाता है राजा राम मोहन राय और इनमें क्या अंतर है, तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी बेटा इनकी, दयानंद सरस्वती जी की, कि इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ वेदा, वेदों की महत्ता, वेदों पर पूरे तरीके से फोकस किया था। किस पर फोकस किया, वेदों पर। जबकि जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने वेदों के साथ में इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया था। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, दोनों में क्या है। अब बुरी बुरी चीजें तो सब हटाएंगे भाई, समाज में कोई बुराई है हटाएंगे, जैसे जाति प्रथा समाप्त करेंगे। अगर बोले सती प्रथा, दोनों विरोधी थे। इवन आप जानते हैं कि सबसे बड़ा योगदान इनका क्या है, सती सिस्टम को समाप्त करने में इन्हीं का योगदान है। मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू किया था जब एक दिन, तो आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय की जो भैया थे उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद इनकी भाभी को जबरदस्ती से सती बना दिया गया था। इस बात से ये काफ़ी दुखी हुए थे और उसके बाद इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया था। और राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम, सती एबोलिशन एक्ट आया था, जिसकी धारा 17 के माध्यम से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ये भी सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं, ये भी सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, ये भी जाति प्रथा का, लेकिन जाति में अंतर है, शिक्षा में इनमें अंतर है। ये वेदों को इम्पोर्टेंस देंगे, ये इंडियन और मॉडर्न एजुकेशन दोनों को इम्पोर्टेंस देंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब ये पर्सनैलिटी आती हैं तो हमें इनमें क्या डिफरेंस रखना है बताते समय, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक ये सत्यार्थ प्रकाश खूब पूछी जाती है इनकी किताब, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के चक्कर में हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली, ठीक है। आगे भी हम इन्हें पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, तो वापस आ जाते हैं। हम आ गए थे 1905 के बनारस अधिवेशन से, और फिर इसके बाद हमने देखा 1906 कलकत्ता सेशन। और कलकत्ता सेशन में आप अच्छे से जानते हैं कि कौन है, दादा भाई नौरोजी, और यहाँ पर क्या आएगा, स्वराज। अगर मैं बोलूँ आपसे स्वदेशी और बहिष्कार, तो होगा या नहीं होगा, तो जो स्वदेशी और बहिष्कार है बेटा, स्वदेशी बहिष्कार भी इसमें रहेगा, क्योंकि ये तो 1905 में, क्या इसमें नहीं रहेगा स्वदेशी बहिष्कार, होगा, शुरू हुआ है तो कांग्रेस में भी आएगा। तो स्वदेशी बहिष्कार जो है वो दोनों में रहेगा, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो है दोनों जो सेशंस हैं उनमें रहेगा, इनके प्रस्ताव जो हैं वो पारित होंगे। तो स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन भी इनके साथ में चलेगा। और इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने स्वराज का प्रस्ताव रखा था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं 1907 पर। तो इसमें देखिए सूरत अधिवेशन, सूरत सेशन, और इस सूरत सेशन में जो समस्याएं थीं उन पर प्रश्न बनते हैं थोड़े एनालिटिकल, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखो बेटा क्या था कि ये जो सूरत अधिवेशन था ये शुरू से ही विवादित था, क्योंकि गरम दल और नरम दल, तो एक कौन, गरम दल और एक थे नरम दल, इनके बीच में मुद्दे क्या थे। गरम दल क्या चाहते थे कि ये स्वदेशी बहिष्कार, अब में जगह कम है तो स्वदेशी बाइकॉट ऑल इंडिया में हो, तो स्वदेशी और बाइकॉट
जो आंदोलन है, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का प्रसार संपूर्ण भारत में हो। ठीक है, स्प्रेड ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट इन पेन इंडिया या ऑल इंडिया स्प्रेड ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, ये गरम दल चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट। जबकि जो मॉडरेट वाले लोग थे, नरम दल वाले, मॉडरेट का ये कहना था बेटा कि जो स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट है ये सिर्फ बंगाल में, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ है तो ये बंगाल में होना चाहिए। तो ये एक था मुद्दा। दूसरा, जो गरम दल वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक और तिलक साहब लाला लाजपत राय को चेयर बनाना चाहते थे। अब यहाँ पे पता क्वेश्चन क्या था, यूपीएससी ने पूछा, गरम दल वाले अरविंद घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अब अगर किसी ने थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा ना तो वो एक बार वो कंफ्यूज जाएगा, क्योंकि अरविंद घोष भी कैसे हैं, गरम दल वाले हैं। ठीक है, और नरम दल वाले ने किसको बना दिया, तो रास बिहारी घोष को। तो जो रास बिहारी घोष थे इन्हें अध्यक्ष बनाया था बेटा किसने, नरम दल वालों ने, और यही सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण कारण थे जिनको आपको ध्यान रखना है। और फाइनली इस अधिवेशन में इनके बीच में विवाद हो जाता है, इसीलिए यही सेशन क्या कहलाता है, सूरत स्प्लिट या सूरत फूट। और ये कांग्रेस में पहली फूट थी जिससे कांग्रेस के गरम दल को नरम दल जो है वो बाहर कर देते हैं। ये आ चुका है मीन्स में आपके सूरत सेशन, तो आपको ध्यान रखना है सूरत सेशन कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन थे, क्या विवाद था और इसका परिणाम रिजल्टेंट में क्या होगा, गरम दल को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सस्पेंशन, किसका सस्पेंशन हो रहा है, एक्सट्रीमिस्ट का, फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सस्पेंशन ऑफ, ठीक है ना, एक्सट्रीमिस्ट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गरम दल को निष्कासित कर दिया जाएगा। ये है आपका, और इसी को क्या कहते हैं, तो फर्स्ट पार्टीशन है ये किसका, कांग्रेस का। ये पहला विभाजन है आपका सूरत अधिवेशन। ये आ चुके हैं क्वेश्चन इस पे सारे, तो अच्छे से आप इनको ध्यान रखिएगा जिससे कोई गड़बड़ ना हो। इसके बाद आप 1923 में देखते हैं स्वराज पार्टी के समय। ठीक है, हो गया बेटा क्लियर सभी को। हाँ, तो हो तो गया था विभाजन, बटे थे कि नहीं, स्वराज पार्टी बनी थी कि नहीं, बस। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेशन आता है वो 1911 और कलकत्ता अधिवेशन है ये। और आपको पता है इस कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, बोलो, विशन नारायण धर भी बोलते हैं, दर भी बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। दर इसलिए हम याद रखवाते हैं कि जो हमारे गुरुदेव थे वो दर दर भटक रहे थे, तो यहाँ भी आए थे वो। तो विशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर आपको पता है तो जन गण मन कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। और इस सेशन के बाद में आता है 1916 और 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस पे बेटा हम आपको ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में पहले बता चुके हैं। अगर किसी की इच्छा हो तो मैं बता दूं और दोबारा से, वैसे हमें नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। और ये जो लखनऊ अधिवेशन है ये लखनऊ में हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण था, तो ये था लखनऊ, बोलो, पैक्ट। और इस लखनऊ पैक्ट में, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट यानी गरम दल और नरम दल के मध्य समझौता हुआ था। और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। और इसमें जो मीडिएटर थे
मीडिएटर कौन थे? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये भी लिख देता हूँ, और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो जिन्ना साहब थे, ये याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं इसमें थे। और ये एकमात्र सेशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ सेशन संचालित हुआ था लखनऊ में। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रही है बात? कोई समस्या है किसी को यहाँ तक? तो ये आपका 1916 का लखनऊ सेशन हो जाता है, और 1917 में आपको पता ही है तो फिर से कलकत्ता सेशन होगा, और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार कोई महिला करेंगी और वो होंगी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो थी इस सेशन की चेयरमैन थी। अच्छा, एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड से आई थी। कहाँ से आई थी एनी बेसेंट? ये आयरिश महिला थी या आयरिश लेडी थी, आयरलैंड से आई थी ये। ठीक है, और ये कब आई? तो 1893 में ये भारत आई थी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 1893 में आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं। मैं येलो कर रहा हूँ बाकी चीज़ों को, 1893 को कनेक्ट करवा रहा हूँ। तो एक, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए 1893 में ही। ठीक है, एक स्वामी विवेकानंद, तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे ये शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन या वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में, तो शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हुई थी या सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। और याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद 2 बार गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो ये 1893 ही है। जबकि एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आ रही हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट जब भारत आई, कहाँ से? आयरलैंड से ये भारत आई थी। ये बेसिकली एक संस्था थी। ठीक है, थोड़ा समझिएगा अच्छे से, कौन सी संस्था थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर के रूप में, आप क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में ये भारत आई थी। आगे चल के वो एक अलग बात है कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बन जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। भाई गलत, शुद्ध रूप से गलत। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं की है, और ये अध्यक्ष के रूप में भी नहीं आई थी, एक सदस्य के रूप में आई थी भारत। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना भारत में नहीं हो रही है शुरू में। ठीक है, कहाँ होगी? यूएसए के न्यूयॉर्क में। अब देखो मज़ेदार बात यह है कि बड़ा अलग अलग है, अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आयरलैंड पहुंच सकते हो। तो न्यूयॉर्क में किसकी स्थापना हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और 2 महत्वपूर्ण लोग थे, एक थी मैडम ब्लावत्स्की, नाम सुन लीजिए, मैडम ब्लावत्स्की, और एक थे कर्नल ऑलकॉट। तो कर्नल ऑलकॉट या एचएस ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की ने न्यूयॉर्क यूएसए में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी बेटा? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने की है? कर्नल एचएस ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। इस संस्था से जुड़ी थी मैडम कौन? एनी बेसेंट। और इसी संस्था के सदस्य के रूप में ये भारत आई थी। वो एक अलग बात है कि बाद में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर अडयार मद्रास बन गया था। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इनका हेडक्वार्टर या अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ बना था, तो अडयार मद्रास में बना, और फिर ये एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती हैं। ये आपको ध्यान रखना है बहुत 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 अच्छे से,
कोई बता सकता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में कब हुई होगी? नहीं, 1875 में। तो अब दो संस्थाएं आपकी 1875 में हो गई। एक हमने देखा आर्य समाज जो 10 अप्रैल 1875 को बन रहा है, बॉम्बे में हो रही है इसकी स्थापना, जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क यूएसए में हो रही है और मैडम ब्लावत्स्की और एचएस ऑलकॉट जो है कॉर्नल, इनके द्वारा की जा रही है। तो कभी भी नहीं बोलना, जैसे क्वेश्चन आता है मैडम एनी बेसेंट जो थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर मेंबर थी, तो ये संस्थापक सदस्य नहीं थी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिमाग में समस्या? और ये क्या हो गई एनी बेसेंट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था कि पहली महिला अध्यक्ष जो थी, ठीक है, महिला भारतीय नहीं तो पहली महिला, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस श्रीमती एनी बेसेंट, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो तीनों लोग जो आए हैं, दो लोग जो गए हैं और एक जो भारत आए हैं, उनको आप समझ गए होंगे। तो कौन आया भारत? एनी बेसेंट भारत आई 1893 में, जबकि 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। अच्छा, किस चीज़ के लिए गए थे गांधी जी? ठीक है, तो दादा अब्दुल्ला, किसका? दादा अब्दुल्ला या खान अब्दुल्ला जो थे, उनके केस के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी तो पहला केस हार गए थे अपना, भारत में ममीबाई नामक महिला का केस लड़ा और पहली बार में गांधी जी केस को हार गए थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो थे ना, इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक, ये याद रखिएगा बहुत अच्छे से। तो ये हो जाती है बात एनी बेसेंट से रिलेटेड, आई थिंक सफिशिएंट है। और भी बताऊं तो 1907 में ये इसकी अध्यक्ष बनती हैं। किसकी? 1907 में ये क्या बनेंगी इसकी? किसकी? चेयरमैन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बनेंगी 1907 में? एनी बेसेंट। साथ में सूरत अधिवेशन है और यहाँ ये साथ में क्या बन रही है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष। इसके अलावा ये 1907 नहीं 1917 में ये कलकत्ता सेशन की क्या बनेंगी? अध्यक्ष बनेंगी। और पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ध्यान रखना भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो बनेंगी। और इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, इसी के कारण इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का दर्जा दिया गया था। कोई समस्या किसी को यहाँ तक? तो ये हो जाती है 1917 की बात। आगे चले। इसके बाद आप जानते हैं कि जो अगला और इम्पोर्टेंट सेशन है वो है 1924। तो गांधी जी बेलगांव, तो बेलगांव कर्नाटक में है बेटा। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में है बेलगांव। तो इस कर्नाटक नहीं, इस बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी जी थे। और इसी अधिवेशन, अब जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं अधिवेशनों से मेंस में भी, तो क्या लिखोगे आप शॉर्ट क्वेश्चन में? क्या हुआ था इसमें? गांधी दास समझौता। ठीक है, तो गांधी दास समझौते को रिकमेंडेशन या परमिशन किसमें दी गई थी? तो गांधीदास पैक्ट जो था, गांधीदास समझौता, इसको अनुमति दी गई थी। तो गांधीदास पैक्ट जो है, अरे भगवान, गांधीदास पैक्ट, ठीक है, ये यहीं पे इसको मान्यता दी गई थी। और इसी के आधार पर आपको बताया था मैंने 1925 में स्वराज पार्टी क्या करेगी? केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में अपने सदस्य विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष बना लेगी। ठीक है, इसके बाद 1925 का अधिवेशन आएगा कांग्रेस का। तो 1925 कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन।
और इस कानपुर अधिवेशन में कौन होंगे अध्यक्ष? ठीक है, सरोजनी नायडू। तो ये जो सरोजनी नायडू हैं ये इसकी अध्यक्ष बनेंगी और ये बन जाएंगी क्या? फर्स्ट, तो पहली, अब भारतीय शब्द इस्तेमाल हो जाएगा तो भारतीय महिला अध्यक्ष। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन चेयरमैन ऑफ द या प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष बनेंगी सरोजनी नायडू। और आप जानते हैं, अब जैसे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सरोजनी नायडू से, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या थी। पहले तो बताओ, यूपी की गवर्नर, तो भारत की पहली महिला गवर्नर थी ये, तो फर्स्ट गवर्नर या राज्यपाल रही हैं महिला। और आपको पता हो तो गांधी जी के साथ में ये किस में गई थी? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और तीसरी, बताइए इनसे संबंधित क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो और कुछ शब्द इस्तेमाल होता है इनके लिए? बताइए इन्हें क्या बोला जाता है सरोजनी नायडू को? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत कोकिला कह दो अभी थोड़ी देर के लिए। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला इन्हें कहा जाता है। देखो दो लोग हैं, एक है स्वर कोकिला, तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर हैं, ठीक है, और भारत कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू जो हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सरोजनी नायडू वाली बात हमने कर ली। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेशन है आप सब जानते हैं, यह है लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू, बेटा रावी नदी के किनारे हुआ था ये, ठीक है। तो ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, तो रावी नदी के किनारे हुआ था ये सेशन। और इसी सेशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूर्ण स्वराज। ये बड़ा क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, तो सुन लीजिए अच्छे से। अब आप देखिए, इस लाहौर अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनको किसने किया था कि भाई जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाए? तो जो महात्मा गांधी जी थे, उनके कहने पर इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। पहले तो गांधी जी को ही बनाया जा रहा था। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने कौन सी रिपोर्ट को खारिज किया? तो एबोलिश द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया था बेटा, ठीक है, या खारिज कर दिया था। एक, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। दो, आगे क्या मनाएंगे? स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 से हर साल, ये भी यहीं तय किया गया था। और कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य स्वराज नहीं है, अब पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, जो इसी दौरान कहा गया था कि अब कांग्रेस का जो एकमात्र लक्ष्य रहेगा बेटा, वो क्या होगा? कंप्लीट इंडिपेंडेंस या टोटल इंडिपेंडेंस जो है वो रहेगा। इसी सेशन में क्या हुआ था? तो इन्होंने गांधी जी को एक एक्टिव मूवमेंट या ऑल इंडिया मूवमेंट जो है, ठीक है, तो एक सक्रिय आंदोलन चलाने की अनुमति भी दी थी कि आप एक सक्रिय आंदोलन चलाइए। और इसी के अगर हम कहें तो इसी आंदोलन का परिणाम था डांडी मार्च और सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट। तो डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, याद है ये सब हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो डांडी मार्च है वो इन्हीं का, इसी के कारण है। और सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट जो है, ओ सॉरी 12 मार्च, अप्रैल नहीं, 12 मार्च से 6 अप्रैल, डांडी मार्च 12 मार्च, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये आपका रहेगा। तो 1929 लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के किनारे,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में बेटा आ जाता है 1931, और 1931 में है कराची सेशन या अधिवेशन, और इस कराची सेशन 5 बन गया ये। तो कराची सेशन की जो अध्यक्षता करेंगे, देखो पहली चीज़ तो आपको 29 के बाद ये याद रखना कि 1930 वो पहला ईयर था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं होगा, और 1931 में कराची अधिवेशन होगा, और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखिएगा इसमें अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है, मेंस में आ जाता है कि भाई कराची अधिवेशन में बस अध्यक्ष लिख के तो काम नहीं चला सकते, तो आप क्या लिखोगे बताओ? हाँ ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि गांधी इरविन समझौते को मान्यता दी गई थी, एफिलिएशन टू द गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दी गई। और क्या कहा गया गांधी जी को? आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करिए। यहीं कहा गया था कि जाइए आप मिलिए उनसे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, पहली बार फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जो थे, कौन से अधिकार? फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार जो हैं, यहाँ पर पहली बार ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों की मांग या बात पहली बार कहाँ की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक व्यक्ति थे वैसे भी बहुत ही, तो फंडामेंटल राइट्स की डिमांड जो है वो इसी सेशन के दौरान इसका प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है बहुत बहुत अच्छे से, ठीक है? क्लियर है आपको? कराची सेशन, और ये बेटा 29 मार्च 1931 को हुआ था, अगर आपको याद हो तो 29 मार्च 1931 को ये कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक, 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ, और उसके बाद में तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जो अगला सेशन होगा इम्पोर्टेंट, वो होगा 1936 लखनऊ अधिवेशन। अगर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो एक बार इसको हम देख लेंगे। और 1937 में था फैजपुर अधिवेशन, और मैंने आपको बताया है कि फैजपुर अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है, और इन दोनों के ही जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके बाद 1938 और 1939 है बेटा। तो 1938 में हरिपुरा है। हरिपुरा पे बेटा मैंने कल आपको पर्याप्त बात बता दी थी कि हरिपुरा अधिवेशन में क्या किया गया था। तो हरिपुरा अधिवेशन के दौरान नेशनल प्लानिंग कमेटी या राष्ट्रीय योजना समिति, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, हरिपुरा गुजरात में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, त्रिपुरी और हरिपुरा के। ठीक है, तो दोनों के चेयरमैन जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। त्रिपुरी पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि त्रिपुरी अधिवेशन में दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक सुभाष चंद्र बोस, एक पट्टाभी सीतारामैया। और पट्टाभी सीतारामैया सपोर्टेड कैंडिडेट किसके थे? महात्मा गांधी जी के थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड पट्टाभी सीतारामैया, तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, और इस बात से गांधी जी नाराज होकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सहयोग नहीं करते हैं। रिजल्टेंट में इस्तीफा दे देते हैं ये अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। यही घटना त्रिपुरी क्राइसिस, त्रिपुरी संकट के नाम से जानी जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। 1939 में ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हरिपुरा वाला। और अब इसमें कुछ नहीं बचा है, जो सेशंस हैं
वो 1940 है, और 40 से लेके 45 तक कौन रहेंगे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये अध्यक्ष रहेंगे, और ये सबसे कम उम्र के और सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और ये सेशन कौन सा था? तो 1940 में था रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है। फिर अगर आपसे अब देखो कितने ईयर हो गए जहाँ कांग्रेस के कोई सेशन नहीं हो रहे। पहला 1930, दूसरा 1935, तीसरा 1941 से 45, यहाँ कोई सेशन नहीं होगा। और अगर देखें मेन सेशन के रूप में तो 1947 में भी जो रेगुलर सेशन होते थे वो नहीं हुए थे। तो यहाँ पर कांग्रेस के जो रेगुलर सेशन हैं, ठीक है, वो नहीं हुए हैं। ठीक, तो ये पूछा जाता है कब कब नहीं हुए, तो आपको ये ध्यान रखना है। यानी 40 से 45 तक कौन रहेंगे अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहेंगे। यानी गांधी जी जब करो मरो का नारा देंगे, भारत छोड़ो की बात करेंगे, ठीक है, तब कौन स्वीकार करेंगे इन चीज़ों को? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है यहाँ पर अध्यक्ष रहेंगे। ठीक, और इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया था 1946 मेरठ अधिवेशन, और मेरठ अधिवेशन में कौन? तो यहाँ पर थे जेबी कृपलानी। और अगर आप जानते हो तो जेबी कृपलानी संविधान में एक कमेटी थी, तदर्थ झंडा समिति, एडहॉक फ्लैग कमेटी जो थी, तदर्थ झंडा समिति या एडहॉक फ्लैग कमेटी जो थी, इसके चेयरमैन भी जेबी कृपलानी थे, एडहॉक के, फ्लैग कमेटी के नहीं। और उसके बाद 1947 स्पेशल सेशन होगा। स्पेशल सेशन कहाँ? अरे दिल्ली होगा भैया, क्योंकि हम स्वतंत्र हुए हैं, तो दिल्ली में स्पेशल सेशन, और डॉक्टर आर प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष होंगे। और उसके बाद 1948 जयपुर सेशन, और इस जयपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया जो हैं इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? जयपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। अब अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की, समझना अच्छे से क्या क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे होंगे? आंसर बताओ, मुझे बहुत खुशी होगी। ये विशेष सेशन है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा 1947, ये गलत करेंगे लोग राजेंद्र प्रसाद के चक्कर। 1947 यानी कि भारत स्वतंत्र, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को जो अध्यक्ष माने जाएंगे वो जेबी कृपलानी होंगे। तो भारत की स्वतंत्रता के समय, देखो समझो थोड़ा सा, अगर स्पेशल सेशन तो थोड़े टाइम के लिए हुआ, किसी बात पे डिस्कस करनी है, बोले हम स्वतंत्र हो गए साहब, मज़ा आ गया, ठीक है, खुशी जाहिर कर ली और ख़त्म। लेकिन जो नॉर्मल सेशन है, अध्यक्ष तो यही रहने वाले हैं। कौन? जेबी कृपलानी। मतलब 46 में भी 47 में भी यही अध्यक्ष रहेंगे। तो क्योंकि रेगुलर सेशन हुआ ही नहीं है, तो यही जैसे 40 से 45 तक अगर कोई भी घटना हो, अब जैसे पूछ लें, देखो समझना अच्छे से, मैं पूछूं आपसे अगस्त प्रस्ताव के समय कौन? अबुल कलाम आजाद। क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 में अध्यक्ष कौन? क्रिप्स मिशन भारत आया, यही, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? इवन पूछे बेवेल योजना के समय अध्यक्ष कौन कांग्रेस के? अबुल कलाम आजाद। तो चीज़ों को इंटरकनेक्ट करो थोड़ा सा, क्योंकि पता दिक्कत क्या है, पहले तो यही याद आ जाए कि भैया क्रिप्स मिशन कब आया था, तब तो ये याद आएंगे। लेकिन आप अगर थोड़ा इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी एक लंबे समय तक, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से ये अधिवेशन जो है वो कांग्रेस के हो जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे। और मैंने बताया था गांधी जी ने 1901 के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था।
अब हमें जो पढ़ना है, एक पढ़ना है गांधी जी अच्छे से 1915 से लेके 30 जनवरी 1948 तक गांधी जी पूरे, और इसके अलावा हमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और युद्ध में एक बार पूरे मॉडर्न इंडिया के जितने युद्ध हैं एक साथ आपको पढ़ा दूंगा, तो एक ही कोशिश करेंगे कि हम 1 या 2 दिन में पूरे युद्ध को एक साथ कंप्लीट कर लें, जिससे झंझट ही ना रहे, और उन्हें आप फिर मल्टीपल टाइम्स देख लीजिएगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी सुन चुके हैं, ठीक है, प्लासी बक्सर, इनको हम लोग बात कर लेंगे। तो ये हमारा कहाँ तक की कहानी हो जाती है कांग्रेस के अधिवेशनों की, और उसके साथ मैंने आपको गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ में मैंने आपको कनेक्ट कराया था किसको, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, कहाँ चले गए हैं, गायब हो गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बाद में, अरे सीरियसली ये रहे, आखिरी में पहुंच गए, चलिए। तो राजा राम मोहन राय, इसके बाद केशव चंद्र सेन, गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये हर एक चीज़ एग्जाम में आई है। अब आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि 1885 से लेके 1950 तक के जो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिए। हम लोग भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, फिर आप देखिए कि आपसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो बन जाएंगी आराम से, ठीक है। क्योंकि अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो एक गांधी जी हमारे बच्चे हैं, एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बच्चे हैं, और एक हमने आपको बताया था कि हमें क्या अगस्त प्रस्ताव, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन, इनके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो इन पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्लास में आपका मैं कोशिश करूंगा कि अगस्त प्रस्ताव और ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें हम, और कोशिश करेंगे कि अगर संभव रहा तो एक क्लास में हम गांधी जी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि गांधी जी बहुत सारे हैं, फिर भी प्रयास करते हैं, ठीक। धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी का तो बोलिए। लाइव क्लास